ओके स्टूडेंट्स, रिस्पिरेशन प्लांट्स कल हम पढ़ रहे थे। आपने देखा कि रिस्पिरेशन को बताया था मैंने, इट इज़ द कैटाबॉलिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस था, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस था। फिर हमने रिस्पिरेशन में आपको डिफरेंस बताया था, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन द रिस्पिरेशन एज वेल एज द कंबस्शन। तो कंबस्शन आपका फिजिको-केमिकल प्रोसेस था, रिस्पिरेशन आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस है। तो रिस्पिरेशन आपका लिविंग बींग्स में हो रहा था, लिविंग प्रोसेस था। जो कंबशन था नॉन सेलुलर था, नॉन लिविंग था। ये सारे डिफरेंसेस के बाद आपने रिस्पिरेशन में देखा था देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन, एनारोबिक एज वेल एज एरोबिक। Anaerobic respiration is present in the absence of air present to the lower organisms, example the prokaryotes, as well as in the muscle cells of the human beings. And the aerobic respiration is present into the higher organisms, and in which the lot of energy is produced when the respiratory substrate is oxidized in the presence of the oxygen. फिर हमने उसमें respiration देखा था, there is the floating type respiration as well as the protoplasmic respiration. तो floating respiration is present into the carbohydrate, fat as well as organic acids, and the protoplasmic respiration present into the proteins, it is the amino acids are formed, and the ammonia is formed, which is the lethal for the organisms. तो respiration में हमने anaerobic aerobic पढ़ा on the availability of the oxygen as well as the unavailability of the oxygen. Floating और जो protoplasmic respiration है वो present on the या किसके बेस पर डिफाइन किया गया था? डिफाइन किया गया था यहाँ पर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के आधार पर। जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है हमारा, वो कार्बोहाइड्रेट है, हमारा फैट है, प्रोटीन्स है, दिया मेनली कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, दे आर कैटलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन एंड गिव अ लॉट अमाउंट ऑफ द एनर्जी व्हिच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो रहा था। फिर हम रेस्पिरेशन में एरोबिक रेस्पिरेशन में आते हैं, आल्सो कॉल्ड द सेलुलर रेस्पिरेशन। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था C6H12O6, द ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन इनटू द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड द लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड 38 ATP इज रिलीज्ड आउट। जो लॉट ऑफ एनर्जी ये एरोबिक रेस्पिरेशन में आ रही थी। तो हमने स्टेप पढ़े थे एरोबिक रेस्पिरेशन। There are 3 steps in the aerobic respiration: the glycolysis, Krebs चक्र as well as इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो हम इनको तीनों को अलग अलग स्टडी करते हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये तीनों सिस्टम कैसे हैं हम देखते हैं यहाँ पर। ग्लाइकोलिसिस, there are 3 steps is the glycolysis, Krebs cycle as well as electron transport system। हमने कल ग्लाइकोलिसिस देखा था। इन द ग्लाइकोलिसिस द ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन, 6 कार्बन ग्लूकोज, इट इज ब्रोकन डाउन इनटू द पायरुविक एसिड। वी आर नॉट गोइंग इन द डिटेल डिस्क्रिप्शन, जो हम कल पढ़ चुके हैं, हम केवल उसकी जनरल स्टडी कर रहे हैं। आगे उसको कैसे स्टडी करेंगे उसको देख रहे हैं। द ग्लूकोज 6 कार्बन 1 मोल ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू द पायरुविक एसिड इज द 3 कार्बन कंपाउंड, इट इज द 2 मोल। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इनटू द साइटोप्लाज्म एंड आल्सो कॉल्ड द EMP pathway due to the discovery by the Emmanuel Meyerhoff and the Parnas. So that is called the EMP pathway, and most of the enzymes they carry out the breakdown of glucose present the cytoplasm. तो आप देख रहे हैं ग्लूकोज 6 कार्बन का कैसे पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। Here mainly the magnesium ion is required। मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में होता है। मैग्नीशियम आयन यहाँ पर बहुत इसेंशियल होता है फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज इनटू द पायरुविक एसिड। अगर यहाँ पर ग्लूकोज नाउ दिस इज द पायरुविक एसिड, नाउ द पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू द पायरुविक एसिड कैन नॉट एंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल। यहाँ पर 3 स्टेप थे, इज द ग्लाइकोलिसिस, the
Krebs cycle, and this is the ETS, electron transport system. Now this is the glycolysis. In the Krebs cycle, before entering into the Krebs cycle, the pyruvic acid undergoes oxidative decarboxylation, in which in the presence of TPP, amylase, as well as other enzymes, the pyruvic is converted into the acetyl coenzyme A. This is the 2 carbon compound. This is the 2 mole. Here the 2 moles CO2 is released, as well as NAD is converted into the 2NAD is converted into the 2NADH2. Here the enzyme is pyruvic dehydrogenase, as well as decarboxylase, and the coenzyme added. This is the oxidative decarboxylation of the pyruvic acid, in which it is converted into acetyl coenzyme, which enters into the Krebs cycle. अब Krebs cycle में कौन इंटर करेगा? acetyl coenzyme. तो acetyl coenzyme कैसे इंटर करता है? कल हमने आपको Krebs cycle बताया था. It is the glycolysis is the link between the aerobic and anaerobic respiration. So when in the glycolysis pyruvic acid is formed, now when the oxygen is present, the pyruvic acid is converted into the acetyl coenzyme A and again enters into the Krebs cycle. So lot of energy is produced in the Krebs cycle, also called the cyclic acid cycle, also called the tricarboxylic acid cycle, due to presence of the 3 carboxylic groups, also discovered by the Hans Krebs, German botanist थे, जो discover किया था. So it is also called the Krebs cycle. If in the anaerobic conditions, as the various bacteria and the prokaryotes, the O2 is not present, then pyruvic acid cannot enter into the Krebs cycle via the acetyl coenzyme. It directly converts into the ethanol, as well as the lactic acid formation, as well as the fermentation. उसको बाद में स्टडी करेंगे. अभी हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं कैसे Krebs cycle. Krebs cycle को डिटेल में पढ़ाएंगे. कल हम Krebs cycle देख चुके हैं. This is the 4 carbon compound oxaloacetic acid, the 4 carbon compound, 1 mole. Now it's a simple form. This is the acetyl coenzyme A. Acetyl coenzyme, 2 carbon compound. When combined, it makes the cyclic acid. Now the cyclic acid is converted into the cis-aconitic acid. कल इसकी स्टडी कर चुके हैं. अभी इसका केवल कंपैरिजन करना है. नाउ देखिए, अब दोनों को हम इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि हम कंपेयर कर सके. हाउ कैन वी कंपेयर बिटवीन द ग्लाइकोलिसिस एज वेल एज इन द Krebs cycle. द साइक्लिक एसिड इज cis-aconitic acid, it is converted into the isocyclic acid. Isocyclic acid is converted into the oxalosuccinic acid. Oxalosuccinic acid, the isocyclic acid. Here the dehydrogenase takes place. 2NAD is converted into the 2NADH2. Oxalosuccinic acid to alpha keto glutaric acid. Alpha keto glutaric acid. Here again only dehydrogenation हम देख रहे हैं कहाँ पर dehydrogenation हो रहा है. Alpha glutaric acid में again 2NAD is converted into the 2NADH2. Here again the dehydrogenase takes place. Alpha keto glutaric acid is converted into the succinyl coenzyme A, and the succinyl coenzyme A is, which is a 4 carbon compound. This is the 5 carbon compound. हमको इससे मतलब है कार्बन हम क्या देखा है डिहाइड्रोजन. Succinyl coenzyme is converted into the succinic acid. Succinic acid is converted into the fumaric acid. Fumaric acid converted into the malic acid. Malic acid converted into the oxaloacetic. Here again the dehydrogenase takes place. 2NAD is converted into the 2NADH2. Here the 2NADH2 is formed once, twice and thrice.
Now in the formation of the succinic acid from the coenzyme to the succinic acid, here the TPP as well as GTP is formed, as well as again the dehydrogenase, it means FADH2 is formed. तो किस किस सबस्ट्रेट में हो रहा है? This is the intermediate compounds isocytric acid, alpha-ketoglutarate acid, succinic acid, as well as malic acid. Here again the 2-FAD is converted into the 2-FADH2. This is the full circle of the Krebs cycle. आपने कल स्टडी किया है, हमने आपको डिटेल बताया था कौन कौन से एंजाइम, वेरियस टाइप ऑफ एंजाइम यूज होते हैं यहाँ पर क्रेब्स साइकिल में। एंजाइमेटिक रेशियो कल आपको बता दी थी। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे आइसोसाइक्लिक एसिड 6 कार्बन का था, जैसे कन्वर्ट होते जा रहे हैं तो यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेशन कार्बन की संख्या कम होती जा रही है। अब ये 6 कार्बन का, इट इज आल्सो 6 कार्बन कंपाउंड, इट इज आल्सो 6 कार्बन कंपाउंड। नाउ दैट ड्यू टू द डी कार्बोक्सिलेशन इट इज द 5 कार्बन कंपाउंड, 5 कार्बन कंपाउंड again converted to the 4 carbon compounds. Now it is the dehydrogenation as well as the decarboxylation. So dehydrogenase succinic acid in the glycolysis, the comparison between the glycolysis with Krebs cycle. This is the glycolysis and this is the Krebs cycle. How can we compare? In the glycolysis it takes place into the cytoplasm. How reaction? Cytoplasm. Krebs cycle takes place into the matrix. माइटोकॉन्ड्रिया का जो लिक्विड होता है इनसाइड दैट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स. तो takes place in the matrix. Now in the glycolysis दूसरा स्टेप में the difference between the glycolysis and Krebs cycle. This takes place to cytoplasm, it is in the matrix. Now in the glycolysis how many CO2 is released? How many CO2 in the glycolysis? No CO2 is released. Here 2 moles CO2 is released. आप देख रहे हैं यहाँ पर CO2 के फॉर्म में कार्बन कम होते जा रहे हैं. 2 moles CO2 is released in the Krebs cycle. Now in the third step glycolysis और Krebs cycle और डिफरेंस कैसे कर सकते हैं बताया कि glycolysis और Krebs cycle को कैसे डिफरेंशिएट करें कि how can we differentiate between this is the glycolysis and this is the Krebs cycle. Here only how many ATP is used? 2 ATP is used directly. Now in the Krebs cycle, how many ATP is used? No any ATP. No ATP used. Now in the glycolysis, in the Krebs cycle 3 NADH. 3 NADH. 2 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर कितने मोल हो रहा है? Krebs cycle 2 स्टेप में हो रही है, इसलिए मैं 2 लिखा है. तो हर जगह क्या लिखना चाहिए था यहाँ पर सब जगह सीखा. तो ये जो मैंने 2 लिखा है इसका मतलब है कि चूंकि 2 रिएक्शन एक साथ हो रही है, 2 साइकिल चल रही है, इसलिए यहाँ पर लिख दिया है. तो आप यहाँ देख रहे हैं 3 NADH2 as well as the 1 FADH2 is also produced in the glycolysis. How many NADH2? Here only 3 pair of NADH2. देख रहे हैं आप, जो कि 2 Krebs cycle है and 2 pair of FADH2 produced. In the glycolysis only 1 pair. कितना NADH2 यूज हो रहा है? 1 NADH2, 1 pair. तो 1 pair of NADH2 produced. This is the linear process. लीनियर स्टेप है और ये कैसा है यहाँ पर इज द साइक्लिक ऑर्डर में, साइक्लिक प्रोसेस. इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्लाइकोलिसिस एज वेल एज द हमने Krebs साइकिल की स्टडी कर ली थी. नाउ हमने आपको डिफरेंस का कंपैरिजन
कंपैरिजन देख लिया ग्लाइकोलिसिस का और क्रेब्स साइकिल का। अब थर्ड स्टेप में आते हैं। यहाँ पर क्या पढ़ा था हमने थर्ड स्टेप में? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS। ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। The aerobic respiration takes place in the three steps: the glycolysis, Krebs cycle, as well as the electron transport system. In both glycolysis and Krebs cycle, the various ATP is released out, but in the electron transport system, it means it carries the electrons from one part to the another. So it is called the electron transport system, also called the ETC, electron transport chain. It is also called the electron transport chain. It is carried out by the cytochromes as well as with the help of the coenzymes. So ETS cycle, also called the electron transport cycle, also called the cytochrome and coenzyme related chain, which is used to carry the electrons from the chemical substances up to the terminal acceptor. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू हम इलेक्ट्रॉन्स को केमिकल कंपाउंड से अल्टीमेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम तक या अल्टीमेट जो एक्सेप्टर है वहां तक ले जाने की जो फंक्शन करते हैं, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। नाउ there are the various electron carriers in the electron transport system. This is the main system which produces the energy in the body cells, which is utilizable. जो बॉडी सेल्स को में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बॉडी सेल्स को जो एनर्जी चाहिए, लॉट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है बाय दिस सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इसीलिए जो ETC साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, द साइटोक्रोम एंड कोएंजाइम की हेल्प से जो हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को केमिकल सब्सटेंस से कहाँ तक ले जा रहे हैं? अल्टीमेट एक्सेप्टर तक ले जा रहे हैं। तो अल्टीमेट एक्सेप्टर ले जाने के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक वेरियस मैकेनिज्म होता है। अब उसी मैकेनिज्म को हमको समझना है। व्हाट इज दिस मैकेनिज्म? इन द ग्लाइकोलिसिस द NADH2, in the glycolysis NADH2 is produced. तो what is the use of the NADH2? हमने पढ़ा शुरुआत में कि 1 NADH2 produces the 3 ATP. How the ATP produced? ATP means energy currency, energy check, energy मुद्रा, ठीक है। तो जो NADH2 है, बॉडी की वाइटल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमको जिस एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के एरोबिक डिकम्पोजिशन से, ऑक्सीडेशन से, डिग्रेडेशन से, कैटाबॉलिक प्रोसेस से, इन सब से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द ATP. दिस वो इट इज कॉल्ड द एनर्जी कंपाउंड एंड द लॉट ऑफ एनर्जी which is stored in the adenosine triphosphate molecules. Also it is made up of the adenosine triphosphate molecule discovered by the Fritz Lipman, उन्होंने डिस्कवर किया था। तो ये लॉट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ये लॉट ऑफ एनर्जी किस स्टेप में कैसे प्रोड्यूस हो रही है, ये हमको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जाने पड़ना है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो NADH2 जो हाइड्रोजन जो रिलीज हो रहे हैं, ये हाइड्रोजन acceptors हुआ, these H+ ion, these hydrogen ions are captured by the various compounds and the hydrogen is decomposed into the H+ ions as well as electrons. जो हाइड्रोजन एटम है, जो हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं, उससे H+ बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, और इसी H+ और इलेक्ट्रॉन्स को हमको कैरी करके कहाँ तक ले जाना है? माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, इनर मेम्ब्रेन में क्रिस्टलेट मीन्स द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, द वेरियस मैकेनिज्म ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैरी आउट
in the mitochondrial inner membrane, that is called the क्रिस्टी। तो क्रिस्टी तक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू हमको H+ आयन और इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करके पहुँचाना है, वेयर एट लास्ट द H+ आयंस इलेक्ट्रॉन एज वेल एज ऑक्सीजन कंबाइन टू मेक द वाटर। वाटर के फॉर्म में ये इलेक्ट्रॉन्स और H+ आयन और हाफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनते हैं, वाटर बन जाता है। इट मीन्स हमको इस तरह से H+ आयंस के रूप में और इलेक्ट्रॉन को कैरी करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के फॉर्म में वेरियस कैरियर्स मॉलिक्यूल्स के थ्रू हमको माइटोकॉन्ड्रियल की इनर मेम्ब्रेन तक ले जाना है, क्रिस्टी तक, जहाँ पर वाटर फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपने देखा CO2 और H2O फॉर्म इन द रिस्पिरेशन। तो CO2 जो बन रहा है आपने देखा Krebs साइकिल, इन द Krebs साइकिल द लॉट ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड, but the H2O is formed by this process into the electron transport system which is present to the mitochondrial inner membrane, also called the cristae। तो इस फॉर्म में जो H2O बनेगा and a lot of energy which is produced in the form of the ATP। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, ATP plus H2O is produced, is the end product of the respiration। तो ATP भी बन रहा है, H2O भी बन रहा है। अब जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जो घटक, द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंटेन्स द कोएंजाइम, कंपोनेंट्स ऑफ ETS, कोएंजाइम एज वेल एज द साइटोक्रोम। कोएंजाइम भी है और क्या, साइटोक्रोम है। Then 9 energy electron carriers, these are also called the electron carriers। जो electron carriers हैं इनको हमको डिस्कस करना है, कैसे electron carriers हैं। Electron carriers are arranged into their increasing positive potential। The various electron carriers are arranged into increasing किस फॉर्म में यहाँ पर अरेंज किया गया है, पॉजिटिव पोटेंशियल के फॉर्म, इनटू द इंक्रीजिंग पॉजिटिव पोटेंशियल। These are electron carriers are arranged into the increasing positive potential। Now there are 9 electron carriers। कितने इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, 9। then 9 electron carriers, 9 electron carriers in which 5 are cytochrome। so 9 electron carriers में there are 5 cytochrome into the 9 electron carriers। the 5 cytochrome is called the cytochrome A, cytochrome A1 है, A3 है, cytochrome C है, cytochrome C1 है, cytochrome B है। तो किस फॉर्म में अरेंज है, साइटोक्रोम। तो साइटोक्रोम होते हैं, साइटोक्रोम B, C1, C, A1, E3। These are the electron carriers in cytochrome as well as the coenzyme is also called the ubiquinone। यूबिक्विनोन है कोएंजाइम के फॉर्म में। अब हम देखते हैं देयर आर वेरियस कॉम्प्लेक्सेस। साइटोक्रोम एज वेल एज कॉम्प्लेक्स हमको देखना है। देयर आर 4 कॉम्प्लेक्सेस। द इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है उसको डिफरेंशिएट किया गया है। किसमें डिफरेंशिएट करते हैं, इलेक्ट्रॉन 4 कॉम्प्लेक्स एंड 2 मोबाइल। 4 कॉम्प्लेक्सेस में एंड 2 मोबाइल कैरियर्स। तो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कितने हैं, 9 हैं। इनको किसमें डिफरेंशिएट किया है, 4 कॉम्प्लेक्स कैरियर्स में डिवाइड किया और 2 मोबाइल कैरियर्स होंगे। तो हम जो कॉम्प्लेक्सेस है वो पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स क्या है, यहाँ पर जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है दैट इज द F
also called the NADH dehydrogenase. This is the first complex. The second complex is FADH. Between the second and third complex is the ubiquinone. Ubiquinone also called as well as represented from the UQ. इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. Also called the ubiquinol is present. This is the mobile carrier between complex second and third. Now, what is the complex third? The third complex is cytochrome B to C1, and the fourth complex is the cytochrome A to A1 to A3. Now, the next mobile carrier is cytochrome C. तो साइटोक्रोम सी भी एक बीच में मोबाइल कैरियर है. तो यूबिक्विनोन एज वेल एज द साइटोक्रोम सी. साइटोक्रोम सी इज अनदर मोबाइल कैरियर. जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, द कॉम्प्लेक्स फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड इज NADH dehydrogenase, and the FADH2 is at the time of the succinic dehydrogenase. Succinic dehydrogenase के समय FADH2 रिलीज होता है, बाकी सब में NADH2 रिलीज होता है. आपने देखा है. Now the ubiquinone is the mobile carrier between the second and third complex, and the third is the cytochrome B2C1, and the fourth is the cytochrome A3. Now these are the complexes which act as the electron carriers. तो क्या फंक्शन है इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का कि कैसे जो ग्लाइकोलिसिस में जो क्या प्रोड्यूस हुआ NADH2. The NADH2 produced into the glycolysis cannot enter into the mitochondrial membrane. So then what is the role of the NADH2? So now the NADH2 is forcibly entered into the mitochondrial inner membrane via the electron carriers. So the energy is produced which is used in our body activities. तो जो NADH2 बना है हमारे यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस में, माइटोकॉन्ड्रियल की मेम्ब्रेन या क्रिस्टी तक नहीं पहुँचेगा क्योंकि वो उसके लिए इम्परमिएबल है. अगर वो क्रिस्टी तक नहीं पहुँचेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर हो रहे हैं, अल्टीमेटली क्या बन रहा है? ATP बन रहा है. तो जब ATP बन रहा है तो ATP फॉर्मेशन नहीं होगा, तो जो ग्लाइकोलिसिस में जो NADH2 बना है वो वेस्ट हो जाएगा. तो ग्लाइकोलिसिस में बने NADH2 को हमें माइटोकॉन्ड्रियल की इनर मेम्ब्रेन तक ले जाने के लिए इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की जरूरत होती है. तो दीज आर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इन द फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस एज वेल एज द मोबाइल कैरियर्स. द कॉम्प्लेक्सेस द फोर फॉर्म, द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, सेकंड कॉम्प्लेक्स, थर्ड कॉम्प्लेक्स, द फोर्थ कॉम्प्लेक्स, एंड अल्टीमेटली द फिफ्थ कॉम्प्लेक्स एट लास्ट is called the ATP synthetase. This is the last complex, ATP synthetase. Now there are two routes for the electron carriers. The first route is the complex first to third to fourth. And the second route is the complex second to third to fourth. There are two routes for the electron carriers. तो आपको पता है जो complex 1 है that is used for the NADH2. NADH2 से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे उन इलेक्ट्रॉन्स के कैरियर के फॉर्म में जो हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन करेगा वो कॉम्प्लेक्स 1 है यूज्ड फॉर द NADH2. And for the
transfer of the electrons via the FeDH2, the complex second is used this in the it means फर्स्ट से सीधे सेकंड में हमारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाते हैं, फर्स्ट से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, या तो सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ। और हम इसमें कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो देखें आप इसको, हाउ द फंक्शन ऑफ द complexes as well as the electron carriers takes place, this indicated by this method. Now this is the NADH2, NADH H plus. This is the FMN, flavin mononucleotide. Now it enters into the, इसमें इंटर करेगा UB. It is the intermediate mobile carrier. UB quinone also called the UB quinone. Now the FeDH2 is complex 2, complex second, and this is the complex 1. The complex 1 enters into the UB quinone, as well as the complex 2 again enters into the UB quinone, because it is the intermediate mobile carrier between the second and third. Now the 2H plus means protons are released via this process, as well as the electrons carry out via this process into the cytochrome B to cytochrome C1 and ultimately C to cytochrome A1 to cytochrome A3. This is the flow chart of the transfer of the electrons from the cytoplasm or outside the mitochondria to the, this is the mitochondria, from outside the mitochondria up to the upper layer, and between the two layer it is the intermembrane space. इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के बाद हम जब इनर मेम्ब्रेन में जब आते हैं तो दिस इज कॉल्ड द क्रिस्टी. तो फ्रॉम द आउट इंटरमेम्ब्रेन स्पेस अप टू द क्रिस्टी, एंड इन द क्रिस्टी दीज आर द F1 पार्टिकल्स. अभी हम पार्टिकल्स की स्टडी करेंगे, फिफ्थ कॉम्प्लेक्स में हम आ रहे हैं. तो आप देख रहे हैं वाया दिस द वेरियस इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड. द इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूअसली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द cytochrome complexes from up to the A3. Now here the ATP formation takes place. How the ATP formation takes place? This is the ultimate use of the ATP formation. तो हमारा जो बेसिक फंक्शन है, हमारा जो बेसिक फंडा है, या हमारा जो लास्ट टारगेट है वो क्या है? एनर्जी प्रोडक्शन है. तो एनर्जी कैसे मिलेगी? Now the ATP is formed via ATP यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है. अब इसके बाद यूबी क्विनोन से हम साइटोक्रोम बी में आ रहे हैं. देयर इज नो एटीपी फॉर्मेशन एज वी इंटर्स फ्रॉम द साइटोक्रोम बी टू द साइटोक्रोम C1. तो उसके बाद फिर एक एडीपी इंटर्स, हियर द एडीपी इज कन्वर्टेड इनटू द एटीपी, एंड अल्टीमेटली फ्रॉम A1 टू A3 द एडीपी इज कन्वर्टेड इनटू द एटीपी. इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ द electrons in the NADH2, there is 3 ATP formation take place, 1, 2 and 3. But in the case of FeDH2 there is 2 ATPs. आप देखते हैं जैसे हमने ग्लाइकोलिसिस में मेंशन किया था, करब साइकिल में किया था कि 3 NADH2 is equal to 9 ATP. बाद में करब साइकिल में आपको क्या क्या सर्किट जोड़कर बताया था टोटल नेट गेन ऑफ ATP. तो यहाँ पर 3 NADH2 बराबर 9 ATP हो रहा था. इसका मतलब एक NADH2 3 ATP दे रहा. आप देख रहे हैं फॉर्मेशन 1 2 3. लेकिन अगर FeDH2 का केस देखते हैं तो हम इसको इरेज कर देंगे. अगर हम इसको इरेज करते हैं तो यहाँ से देखें इन द केस ऑफ FeDH2 देयर इज ओनली गेन ऑफ द 2 ATP. इसलिए हमने यहाँ पर लिखा था द 1 FeDH2 gives the 2 ATP in the electron transport system. करब साइकिल मैंने दिया था, लेकिन हमने उसको वहाँ पर जोड़ दिया था कि इतना नेट गेन हो रहा है. लेकिन नेट गेन वास्तव में किस में होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में तो होता है. माइटोकॉन्ड्रियल जो क्रिस्टी में जो हो रही है, या माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में जो क्या हो रहा है यहाँ पर
फिनोमिना हो रहा है, जो फंक्शन हो रहा है। तो आप इस फिनोमिना से देख सकते हैं कि किस तरह से एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है। तो आपने देखा अभी कि जैसे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, इस इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का क्या रोल है, कॉम्प्लेक्सेस का क्या रोल है, मोबाइल कैरियर्स का क्या यूज़ है, और कैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर के यहाँ पर एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है। हम आते हैं फिफ्थ वाले में कि वास्तव में यहाँ पर जिस तरह से हमने देखा कि जैसे NADH था, NADH प्लस H प्लस, NADH से हम किस में आए थे, FMN में आए थे, FMN से किस में आए थे, यूबिक्विन में आए थे। यूबिक्विन इज इन the electrons enters from the ubiquin up to the cytochrome D into the cytochrome C1 and C into the cytochrome A1 and ultimately to the cytochrome A3। अब यहाँ आपको देख रहे थे, यहाँ पर एक ATP बना, यहाँ बन रहा था, ATP यहाँ बन रहा था। तो ये जो 2H plus, these are the protons, these are the protons and these are the electrons. Now they enter into the they are present in the mitochondrial inner membrane called the cristae। ये जो सब साइटोक्रोम में कहाँ प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन मींस क्रिस्टी में। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन और इस जगह से ये इलेक्ट्रॉन और यहाँ से ये क्या आ रहे हैं, H प्लस आयन। तो H plus ions plus electron as well as half O2, they are combined to make the ultimately the water। किससे किससे बन रहा है, यहाँ पर 2H plus plus electron plus half O2। आप देख रहे हैं इन सब के फॉर्मेशन से हमारा क्या बन गया, लास्ट में वाटर बन गया। एक NADH2 2H plus plus electrons via the carrier system plus half it makes the। तो मेन जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो फंक्शन है, इलेक्ट्रॉन को कैरी करना, हाइड्रोजन एटम को H प्लस आयंस में कन्वर्ट कर देना, तो H प्लस अलग हो जाए, इलेक्ट्रॉन अलग हो जाए, और अल्टीमेटली जो हमारा क्या है, एक्सेप्टर है, टर्मिनल एक्सेप्टर, वो कौन है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को H प्लस को लेकर कंबाइन करके क्या बना देता है, वाटर बना देता है, और इस फॉर्म में बाद में एनर्जी में रिलीज हो जाती है। एनर्जी रिलीज हो रही है इस स्टेप में। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मेन फंक्शन ये कि किस तरह से जो एंड प्रोडक्ट है उसको एटीपी के फॉर्म में और किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, यूटिलाइजेबल फॉर्म। तो वाटर भी वहाँ फॉर्मेशन हो रहा है एज वेल एज एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पर एक बात हमको और इम्पोर्टेंट जो हमको लर्न करनी है या पढ़नी है यहाँ पर, कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स है बाद में, तो ऑक्सीजन जो टर्मिनल एक्सेप्टर होता है रिड्यूस टू वाटर व्हेन H प्लस आयन। तो जो ऑक्सीजन इज द टर्मिनल एक्सेप्टर, जो ऑक्सीजन इज द टर्मिनल एक्सेप्टर। तो हमारा जो टर्मिनल एक्सेप्टर है ऑफ H प्लस आयन, तो H प्लस आयन का टर्मिनल एक्सेप्टर कौन हो गया, हमारा ऑक्सीजन हो गया। एज वेल एज तो रिस्पायरेशन एनर्जी जो होती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन द रिस्पायरेशन प्रोसेस हो रहा है। अब देखें इन द रिस्पायरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन एनर्जी, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो एनर्जी है दैट इज कंज्यूम हो रही है। कैसे कंज्यूम हो रही है, द रिस्पिरेशन द ऑक्सीडेशन रिडक्शन एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट, यूटिलाइज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट के लिए या प्रोटॉन ग्रेडियंट के प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जो एनर्जी है रिस्पिरेशन, वो यूटिलाइज होती है। अब प्रोटॉन ग्रेडियंट में जो फॉर्मेशन हो रहा है उसका यूटिलाइजेशन क्या है, ये प्रोडक्शन प्रोटॉन ग्रेडियंट इट इज आल्सो कॉल्ड द ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन, आल्सो नोन एज द
फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन में यहाँ पर वर्ड यूज किया। तो अब जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है, तो अगर हम इसमें फोटो हटा दें कि इट इज यूज्ड इन द फोटोसिंथेसिस, तो फॉस्फोराइलेशन, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हम इसको कह सकते हैं, नॉट इज यूज्ड एज द ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो जो एनर्जी यूटिलाइज हो रही है वो प्रोटॉन ग्रेडियंट को फॉर्मेशन कर रही है, इसी को ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। और जो फोटोफॉस्फोराइलेशन या प्रोटॉन ग्रेडियंट है वो क्या कर रहा है, जो यहाँ पर प्रोटॉन ग्रेडियंट है एंड द प्रोटॉन ग्रेडियंट एनर्जी is used to add, क्या ऐड करता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू एडीपी। अब यहाँ पर जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है आईपी, वो जैसे एडीपी से फॉर्मेशन करता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है। नाउ द एटीपी फॉर्मेशन टेक्स प्लेस with the addition of the ADP plus inorganic phosphate. And how the inorganic phosphate is added? It is added with the help of the energy produced by the proton gradient. And what is the proton gradient? The energy which is released in the respiration या oxidation reduction process energy release हो रही है, which is utilized for the production of the proton। ये proton gradient क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। प्रोटॉन ग्रेडियंट इज द एनर्जी। तो ये जो एनर्जी यूज हो रही है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को एडीपी में ऐड कर देती है, एडीपी किस में कन्वर्ट हो जाता है, एटीपी। अब हम आते हैं यहाँ पर जो फिफ्थ हमारा कॉम्प्लेक्स था एनर्जी प्रोडक्शन में, एक फिफ्थ कॉम्प्लेक्स था दैट इज कॉल्ड द एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स 5 इन किसमें, ईटीएस। क्या नाम दिया था, इट इज कॉल्ड द एटीपी synthetase। This is the structure of the mitochondria। नाम सुना है आपने, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहते हैं। क्यों कहते हैं, वही आपको रेस्पिरेशन पावर हाउस क्यों कहते हैं। दिस द आउटर मेम्ब्रेन, दिस द इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन इज in the form of the various inversions which is called the cristae। These are the cristae। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जितने भी यहाँ पर साइटोक्रोम्स हैं सब कहाँ प्रेजेंट थे, क्रिस्टी में प्रेजेंट थी, इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, आउटर मेम्ब्रेन थी, और ये इनर मेम्ब्रेन थी, इन्वर्स हो गई क्रिस्टी के फॉर्म में। दे कंटेन्स द वेरियस F1 particles। They contains the tennis racket structures। The various structures just like the tennis racket is called the oxysomes। That are the site for the energy production as well as the ATP production due to the presence of the enzyme ATPase। So the oxysomes are also called the F1 particles। Why they are called the F1 particles? The full form of the as well as the structure of F1 particles अगर आप देखते हैं तो ये देखिए, this is the outer membrane, now this is the किसका स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ऑक्सीसोम का है, टेनिस के रैकेट नुमा स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन है इसकी, एंड दिस इज द स्टॉक, दिस इज द हेड ऑफ द पार्टिकल, इट इज कॉल्ड द F1 एंड इट इज कॉल्ड द F0। इस पार्ट क्या कहते हैं, F0, इसको क्या कहते हैं, F1 कहते हैं। This makes the channel for the entry of the H+ ions। जो H+ ions बन रहे थे वहाँ NADH2 बना था, NADH2 में जो हाइड्रोजन रिलीज हो रहे थे, हाइड्रोजन बाद में कन्वर्ट हो रहा था H+ में और इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे थे। ये जो H+ ions है, ये H+ ions यहाँ पर इन आउटर पार्ट्स, ये वाला पार्ट है इधर से यहाँ से इंटर कर रहा है,
अब यहाँ से इंटर करके कहाँ आएगा हमें F1 पार्टिकल, यहाँ पर क्या है, इट इज अंडर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स अगर उसको जाना है तो यहाँ से किससे होकर गुजरेगा, हमारे F1 पार्टिकल्स से। तो दिस इज द F0 पार्ट ऑफ द पार्टिकल या ATP सिंथेटिस मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स which act as the channel for the transport of the H plus ions into the F1 particle. Now here the ADP plus inorganic phosphate combine to make the ATP, and it is carried out by a enzyme called the ATPase, also called the ATP synthetase. तो जो ATP सिंथेटेज एंजाइम में यहाँ पे लग रहा है और इस तरह से क्या फॉर्मेशन हो रहा है, ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आपने देखा कि किस तरह से वन मॉलिक्यूल के डिकम्पोजिशन से यहाँ पर 38 ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब जो 38 ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हम यहाँ देखते हैं देयर इज द टू टाइप ऑफ शटल सिस्टम। अब अगर एनर्जी लेवल देखते हैं तो एनर्जी किस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो जो जनरल सिस्टम है, टर्न सिस्टम, वो दो तरह का। जो पीटर माइकेली हैं उन्होंने ATP सिंथेसिस के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल बताया है। जब पीटर माइकेली आपने नाम सुना होगा, इन्होंने केमो ऑस्मोटिक थ्योरी दी थी, केमो ऑस्मोटिक थ्योरी, और नोबेल प्राइज शेयर किया था, वन द नोबेल प्राइज फॉर ATP सिंथेसिस। उन्होंने बताया था कैसे ATP सिंथेसिस होती है केमो ऑस्मोटिक थ्योरी के थ्रू। कि जो ATP सिंथेसिस हो रही है, देयर आर द टू प्रोसेस। जो ATP सिंथेसिस में एक तो क्या होता है यहाँ पर द फ्लो ऑफ द H प्लस आयंस। जो ATP सिंथेसिस हो रही है वो कैसे हो रही है, एक तो फ्लो ऑफ H प्लस आयंस के फ्लो से हो रही है, और H प्लस आयंस के फ्लो के अलावा दूसरा पार्ट क्या हो रहा है यहाँ पर, जो प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट मैंने आपको बताया जो एनर्जी होती है, ड्यू टू द एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट या ड्यू टू द प्रोटॉन ग्रेडियंट द H प्लस आयंस transferred from the outer part to the inside of the mitochondria in the matrix as is the crystal। तो यहाँ पर पीटर मैकेली बताया ATP सिंथेसिस के बारे में। हम इसके बाद आते हैं टोटल ATP प्रोडक्शन। टोटल ATP प्रोडक्शन by one molecule of ग्लूकोज। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने ATP फॉर्मेशन होते हैं आपने देखा होगा। जैसा वेरियस कंट्रोवर्शियल बुक्स में लिखा रहता है, कहीं पर लिखा रहता है 36 ATP बाय द टोटल कंबस्शन, कहीं पर लिखा होता है 38 ATP। आप सोचते होंगे कहीं ऐसा क्यों है 36 ATP बन रहा है, 38 बन रहा है। फॉर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लिए दो तरह के शटल सिस्टम काम करते हैं। द शटल मैकेनिज्म, अकॉर्डिंग टू द शटल मैकेनिज्म, हमने आपको जो टोटल बताया था 30 ATP बताया था। कैसे बताया देखते हैं। इन मोस्ट ऑफ द प्लांट दिस इज द शटल सिस्टम। प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। तो शटल सिस्टम इट इज ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सा शटल सिस्टम है बताएं। एक है यहाँ पर ग्लिसरॉल शटल, ग्लिसरॉल फास्फेट शटल, और दूसरा कौन सा शटल है ग्लिसरॉल फास्फेट के अलावा, मैलेट एस्पेरेट शटल। This is the malate asparate shuttle. According to malate asparate shuttle, the energy of the NADH2, it means the electrons from the NADH2 is transferred and it is converted into the malate ion। पहले कन्वर्ट किसमें हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहा है मैलेट में, और मैलेट आयन कहाँ पहुँच रहे हैं यहाँ पर मैट्रिक्स। एंड द 3 ATP आर प्रोड्यूस्ड बाय द डिग्रेडेशन ऑफ द NADH2।
जो माइटो कहाँ बना था, यहाँ पर ग्लिसरॉल में, सॉरी आपके काम किस जगह बना था, ग्लाइकोलिसिस में बना था। अकॉर्डिंग टू ग्लिसरोफॉस्फेट शटल, हियर द FADH2, द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द FADH2 टेक्स प्लेस, ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, एंड अल्टीमेटली मेक द कंपाउंड द ग्लिसरॉल फास्फेट। और ये जो ग्लिसरॉल फास्फेट बना रहा है ये बाद में इंटर करता है किसमें, मैट्रिक्स में इंटर करता है, हियर द 2 ATPs formed from the FADH2, तो FADH2 से 2 ATP बनता है, इसलिए नेट गेन ऑफ द ATP is 36 इन द केस ऑफ द ग्लिसरॉल फास्फेट शटल। तो मोस्ट कॉमन शटल मेरिट एस्पिरेट शटल है जो मोस्टली पाया जाता है, उसमें 38 ATP बनता है बिकॉज ऑफ 3 ATPs formation takes place from the 1 NADH2 which is produced into the glycolysis। तो जो ग्लाइकोलिसिस में बन रहा है यहाँ पर NADH2, और ये जो FADH2 से एनर्जी रिलीज हो रही है, यहाँ पर 2 ATP बनते हैं, क्योंकि ये FADH2 से बन रहा है इसलिए इस कारण से जो ग्लिसरॉल फास्फेट शटल है ये आपको कम एनर्जी देता है, और इसीलिए जो एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, एनर्जी जो पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अलग अलग हो जाता है, क्योंकि 2 तरह का शटल सिस्टम काम होता है। अब हमने यहाँ पर पहले ग्लाइकोलिसिस पढ़ लिया डिटेल में, हमने उसके बाद स्टडी किया ग्लाइकोलिसिस कन्वर्टेड इनटू द पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड कन्वर्ट टू एसिटिल कोएंजाइम में। नाउ द एसिटिल कोएंजाइम इज कन्वर्टेड इनटू द, किसमें कन्वर्ट हुआ था, फर्स्ट कंपाउंड क्या था, साइट्रिक एसिड, व्हिच इज कॉल्ड द साइट्रिक एसिड साइकिल, आल्सो कॉल्ड द क्रेब्स साइकिल। नाउ इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस via the electron carriers ultimately into the mitochondrial inner membrane called the cristae, where the H plus ions, electrons and half O2 makes the H2O as well as the ATP is synthesized, which is used in our vital activities। ठीक है, इतना स्टाफ समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर जो how many types of respiration, तो रिस्पिरेशन ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड अनअवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन में आपने पढ़ा था एरोबिक एनारोबिक। तो अगर रिस्पिरेशन में ऑर्गेनिज्म के बेस पे देखा है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट इज कॉल्ड द ऑब्लिगेट एरोबिक। व्हाट डू मीन बाय ऑब्लिगेट? ऑब्लिगेट मींस टोटली डिपेंडेंट ऑन द, किस पे डिपेंड है, ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन। If the oxygen is not present, they cannot survive। जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, हायर ऑर्गेनिजम्स से मनुष्य भी आता है, एनिमल्स भी, हायर ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स भी आते हैं। एग्जाम्पल ऑब्लिगेट एरोबिक्स। नाउ we come the second category is called the obligate anaerobes। It obligate means totally dependent on the नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन। इसका ऑक्सीजन अवेलेबल है तो ये सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टोटली ऑक्सीजन की अनअवेलेबिलिटी पर डिपेंड करते हैं। तो हमारे जो क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया है, क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया, दैट इज द ऑब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया। नाउ द थर्ड कैटेगरी इज द फैकल्टेटिव एरो। फैकल्टेटिव माने मोस्ट ऑफ द लाइफ टाइम दे आर एरोबिक, मोस्ट ऑफ द लाइफ टाइम, बट इन circumstances, in some special conditions, they survive in the presence of oxygen। फिर देखिए फैकल्टेटिव एरोब्स, मोस्ट ऑफ द टाइम दे डिपेंड on the absence of oxygen, ऑक्सीजन की absence पर रह रहे हैं मोस्ट समय तक, but at sometimes if the oxygen is present they can survive for a few time। example yeast। तो फैकल्टेटिव एरोब का मतलब है ये जो कंडीशन है एरोब की, ये फैकल्टेटिव माने फॉर सम टाइम, बाकी समय क्या है, एनारोबिक है। नेक्स्ट कैटेगरी है फैकल्टेटिव एनारोबिक। इट मींस मेनली लिव्स एज एरोबिक कंडीशन, जो मेन लिव करते हैं, मेनली सर्वाइव करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बट
if the oxygen is not present for some time, they survive. Example, lactic acid bacteria as well as butyric acid bacteria. Butyric acid bacteria. तो आपने देखा कि कैसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑब्लिगेट एरो हो सकते हैं, ऑब्लिगेट एरो हो सकते हैं, फैकल्टेटिव एरो हो सकते हैं, फैकल्टेटिव एरो हो सकते हैं। ह्यूमन बींग्स और जो हायर प्लांट्स हैं, हायर एनिमल्स हैं, हायर मीन्स कॉम्प्लेक्स, मल्टी सेलर, वेल डेवलप्ड, वो सब ऑब्लिगेट एरोब्स होते हैं। बट इन सम केसेस इनसाइड द ह्यूमन बींग्स आल्सो इन द मसल्स कौन सा रिस्पिरेशन होता है? एनारोबिक रिस्पिरेशन हो रहता है। जब हम बहुत ज़्यादा तेज एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, विग्रस वर्क करते हैं, ठीक है, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो वी कैन नॉट ब्रीथ द ऑक्सीजन अप टू द सैचुरेशन मार्क। बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन को हम क्या नहीं कर पाते हैं, ले नहीं पाते हैं, और हमको लॉट ऑफ एनर्जी चाहिए। हम ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं तो हमको बहुत सारी एनर्जी चाहिए, तो उस समय यहाँ पर उतनी ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो रही, उतनी ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो रही, तो हमारी मसल्स में एनारोबिक रिस्पिरेशन शुरू हो जाता है। जब एनारोबिक रिस्पिरेशन शुरू हो जाता है तो उस समय जो कंडीशन है फैकल्टेटिव एनारोबिक, और उस समय हमारे बॉडी में मसल्स में लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है, और लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन के कारण हमारी मसल्स में क्या होता है, पेन होने लगता है। तो हम जो केसेस पढ़ रहे हैं, तो अभी हमने आपको यहाँ पर ऑब्लिगेट पढ़ाया, हम पढ़ाते हैं घोस्ट लाइट। आपने नाम सुना होगा, हम चूंकि प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, तो प्रोकैरियोट्स में एक वर्ड आता है मतलब घोस्ट लाइट। हमने इससे पहले आपको बताया था इन द डिफरेंस बिटवीन द रेस्पिरेशन एंड कंबस्शन। वी कैन नॉट रिपीट द रेस्पिरेशन, रिपीट नहीं कर रहे हैं, ये तो एक बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल प्रोसेस है, ये नॉन लिविंग या नॉन सेलुलर प्रोसेस है, आउटसाइड द लिविंग बींग्स होती है, हाईली एक्सोथर्मिक होती है, लॉट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज होती है, ये स्टेप वाइज एनर्जी रिलीज होती है। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, उस प्रोकैरियोट्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। नाउ व्हाट इज घोस्ट लाइट इन द एनारोबिक या इन द एनारोब्स? प्रोकैरियोट्स में लिख सकते हैं इन द एनारोब्स the less energy released out because there is the partial breakdown of the glucose takes place. Now into the aerobes, the complete breakdown of the glucose molecule takes place, so a lot of energy is released. But in the anaerobes, the energy is released out in the respiration. Low energy released out. And in the forest, in summer condition में जो फॉरेस्ट में फॉरेस्ट फायर टेक्स प्लेस, forest fire as well as and light is produced. Due to this activity, कभी कभी जंगल में इसमें आग लग जाती है, और जो बर्निंग केसेस होते हैं वो इस कारण से भी हो सकती हैं, और इसके कारण से क्या हो जाती है, लाइट प्रोड्यूस होती है समटाइम्स। तो दूर से देखने में हमारे देश में वैसे भी अंधविश्वास बहुत ज़्यादा रहा है पहले से, अब तो लोग बहुत जागरूक हो गए हैं, तो लोग कहते हैं भूत लगते हैं, भूत चमकता है। तो इसका घोस्ट है, ये एनारोब्स जो हो रहे हैं, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, उसके कारण से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जो एनर्जी रिलीज हो रही है, और समर कंडीशन में जो है किसी कारण से हॉट टेम्परेचर में वो फर्स्ट फायर का रूप ले सकती है, या फिर जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है उसी कारण से, उसको क्या कह सकते हैं हम यहाँ पर, घोस्ट लाइट कह सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर जो रिस्पायरेशन हम पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द रिस्पायरेटरी प्रोडक्ट्स। जो रिस्पायरेटरी सब्सटेंसेस हैं
जो इस रिस्पिरेशन में बर्न करते हैं या ऑक्सीडेशन करते हैं, उनको क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ respiratory substances, अगर रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस का बेसिस देखा जाए तो रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस के बेसिस पर हमको रिस्पिरेशन को तय करना है। तो क्या कर सकते हैं, अब रेस्पिरेटरी सब्सटेंस में इसमें एक वर्ड यूज होता है आरक्यू। You know what is RQ? RQ is the respiratory quotient. Respiratory quotient हिंदी में कहते हैं श्वसन भागफल। क्या है श्वसन भागफल? RQ is the ratio of the amount of CO2 released in the respiration upon the amount of O2 absorbed in the respiration. कितनी CO2 रिलीज हुई, कितना O2 हमने एब्जॉर्ब किया, the ratio of the amount of CO2 released in the respiration as well as the amount of O2 absorbed in the respiration is called the RQ. अब RQ is measured by the instrument called the respirometer. क्या है यहाँ पर, रेस्पिरोमीटर का इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द जो रेस्पिरेटरी रेट है या जो RQ है रेस्पिरोमीटर द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको एक साइंटिस्ट ने गैनॉन, तो गैनॉन का रेस्पिरोमीटर काफी फेमस है, गैनॉन रेस्पिरोमीटर। अब वेरियस सब्सटेंस के लिए RQ अलग अलग हो सकता है, हम देखते हैं रेस्पिरेटरी सब्सटेंस के बेसिस पर। इफ द रेस्पिरेटरी सब्सटेंस इज कार्बोहाइड्रेट, तो आप देखिए